Hello students, good morning to all. I am Neha Singha, your CFA teacher. तो हम एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। कल की क्लास में हमने जो डिस्कस करा था कि हमारा जो एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। तो आज की क्लास में हम आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। तो दिस इज बेसिकली एथिक्स एंड ट्रस्ट। तो मैंने आपको एथिक्स का मीनिंग बताया था ना कल थोड़ा सा कि एथिक्स क्या होता है। एथिक्स इज बेसिकली व्हाट क्या होता है जी? हाँ जी बताइए, एथिक्स क्या होता है? ठीक है, एथिक्स इज गुड एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर को हम एथिक्स बोलते हैं। व्हाट इज बैड और अनएक्सेप्टेबल इज कॉल्ड अनएथिकल। Ethical conduct has been described as behavior that follow moral principles and consistent with society's ethical expectations. तो as I said कि society की हमारे से कुछ expectations रहती हैं, तो अगर हम उस expectations को meet करते हैं तो we are saying कि ये बंदा क्या है, ethically behave कर रहा है, society के expectations को भी पूरा कर रहा है। Ethical conduct, तो ये था हमारा ethics, दिस इज एथिक्स। तो अभी एथिकल कंडक्ट क्या है? तो एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी आर फॉलोइंग द एथिकल कंडक्ट। इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज कंडक्ट दैट इम्प्रूव आउटकम फॉर स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, पहले आप एक बार ये समझ लीजिए। स्टेक होल्डर, तो आपने अब तक शेयर होल्डर वर्ड तो सुना होगा, आप लोगों ने ये तो सुन ही रखा होगा ना कि शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर में और स्टेक होल्डर में क्या फर्क होता है? तो जो शेयर होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं, उन्होंने मान लो रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी के मान लो शेयर्स खरीद रखे हैं मिस्टर ए परचेज द शेयर्स ऑफ रिलायंस कंपनी। तो कंपनी के शेयर्स इसके पास हैं, तो ही इज क्या? शेयर होल्डर। तो स्टेक होल्डर इज वाइडर डेफिनेशन। स्टेक होल्डर में क्या होता है, शेयर होल्डर्स तो आते ही हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें और भी इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, इसमें क्या हो सकता है, एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं। तो इट इज अ वाइडर डेफिनेशन। इसमें स्टेक होल्डर्स में क्या होता है, शेयर होल्डर्स तो आते ही हैं, साथ में जो भी कंपनी में इंटरेस्टेड रहते हैं ना, एम्प्लॉइज हो गए, कंपनी के इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, तो सब जो है वो स्टेक होल्डर की डेफिनेशन में आ जाते हैं। तो स्टेक होल्डर क्या होती है, वाइडर डेफिनेशन होती है। जिनका भी कंपनी के साथ कनेक्शन रहता है, जो कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं, इंटरेस्टेड मतलब या तो उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखी है या तो अदरवाइज उनको कंपनी से बेनिफिट होने वाला है, तो वो आपके स्टेक होल्डर की डेफिनेशन में आ जाते हैं। तो ये क्या कहता है कि एथिकल कंडक्ट का मतलब क्या है, ऐसा कंडक्ट जो आउटकम फॉर स्टेक होल्डर को क्या करे, इम्प्रूव करे, इम्प्रूव द आउटकम फॉर स्टेक होल्डर्स। who are except people directly or indirectly affected by the conduct। तो स्टेक होल्डर्स उन्होंने बताया कि वो वाले पीपल जो कि डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली कंपनी के कामों से अफेक्टेड होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, शेयर होल्डर्स तो होते ही है ना, क्योंकि कंपनी के शेयर की वैल्यू अगर कम या ज़्यादा हो जाती है तो उनसे उसके डिविडेंड पे फर्क पड़ता है, और वो शेयर प्राइस ही तो होता है ना, आप लोगों ने सुना होगा। ये आप लोग जान लीजिए कि कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनको प्राइस बढ़ने या घटने से क्या फर्क पड़ता है। तो आप मान लो शेयर होल्डर हो, मान लो आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे लेट्स से 100 रुपीज पर शेयर पे। जब आपने मान लो 1121 को खरीदे थे, अब एज ऑन डेट आपकी जो है वैल्यू, अभी मान लो अप्रैल 21 में इसकी जो प्रेजेंटली वैल्यू है वो हमारी 95 है। तो अल्टीमेटली आपको एक तरह से 5 रुपीज पर शेयर का क्या हो गया, गेन हो गया, लॉस हो गया? हाँ जी, गेन हुआ या लॉस हुआ? ऑब्वियसली इसको क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि इसने 100 में खरीदा था, अब ये 95 में बेच देगा अगर बेचना चाहता है। तो अल्टीमेटली उसको
₹5 का लॉस हो जाएगा अगर वो आज शेयर बेचने मार्केट में जाता है। तो उल्टा, अगर तब शेयर 100 का था, अब 105 का होता, तो जब अगर बेचने जाता तो उसको ₹5 का क्या हो जाता, पर शेयर बेनिफिट हो जाता। तो इसलिए शेयर होल्डर के लिए प्राइस जो है वो मैटर करता है। तो शेयर होल्डर हो गया, या अदरवाइज जो भी बंदे कंपनी के प्रॉफिट्स में या तो कंपनी की वर्किंग में इंटरेस्टेड है, उनको क्या बोलते हैं हम, उसके स्टेक होल्डर्स। एम आई क्लियर? Stakeholder in case of investment professional means clients, co-worker, employers and investment profession as a whole। तो वो कह रहे हैं कि ये वाले बंदे क्या है, हमारे stakeholder कहलाएंगे। Some decisions may bring positive results for you, but negative consequences भी हो सकते हैं उसके। तो इसमें क्या है, describe the role of code of ethics in defining a profession। तो कोड ऑफ एथिक्स का क्या रोल है किसी प्रोफेशन में। तो मैंने कोड ऑफ एथिक्स आपको क्या बताया था, कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, पहले तो आप ये जान लीजिए। व्हाट आर द कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स बोलते किसको है। तो बीइंग अ CFA मेंबर हमें कुछ चीज़ों से कंप्लाई करना है, जैसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हो गया, प्रोफेशनल बिहेवियर हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, ये सब चीज़ें जनरली सभी प्रोफेशंस में रहती है ना, कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी, आपने अपनी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं बतानी, आपने कहीं भी अपनी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करनी। प्रोफेशनल बिहेवियर अपना हो गया कि आपने प्रोफेशनली ही बिहेव करना है, आप किसी के साथ भी गलत तरीके से या तो कैसे भी अच्छे तरीके से ही बिहेव करना ऑलवेज, वो किसी से साथ भी रूडली या अदरवाइज गलत तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है कि जब आप काम कर रहे हो तब हमेशा अलर्ट रहो, जो भी आपको एविडेंस मिलता है, जैसे कहते हैं ना हम ऑडिट करने जाते हैं, तो ऑडिट के टाइम क्या होता है, ऑडिट इज व्हाट, जैसे बैंक के केस में हम कहते हैं हम ऑडिट करने गए, तो ऑडिट इज व्हाट, क्या, उसकी चेकिंग की बैंक की जो बुक्स हैं वो सही है या नहीं, बैंक ने कोई घपला तो नहीं कर रखा, तो इसीलिए ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं ना। तो जब आप अपना काम कर रहे हो, मतलब आप एज एन ऑडिटर अगर जा रहे हो कहीं पर, तो वहाँ पर हमेशा अलर्ट रहो, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ की बातें या अदरवाइज वहाँ से भी आपको कोई ना कोई एविडेंस कभी कभी मिल सकता है। तो दिस इज द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो बीइंग अ प्रोफेशनल हमें ये चीज़ों को तो कंप्लाई करना ही पड़ेगा। एम आई क्लियर? तो बीइंग अ प्रोफेशनल हमें ये चीज़ों का कंप्लायंस तो ऑलवेज इंश्योर करना पड़ेगा। तो दीज आर कॉल्ड क्या, कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ एथिक्स जो है इज अ रिटन सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। इसी तरीके से मतलब हमारे लिए एज अ प्रोफेशनल कुछ कोड सेट करके रखे हैं, जैसे ये थे, दीज आर द एग्जाम्पल्स कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हो गया, प्रोफेशनल बिहेवियर हो गया, या तो हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया। तो ऐसे ही कुछ हमें फॉलो करने हैं, उनको बोलते हैं कोड ऑफ एथिक्स। इट इज़ अ रिटन सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, मॉरल प्रिंसिपल्स जो हमें की फॉलो करनी है एज अ प्रोफेशनल, that can guide behavior by describing what is considered acceptable behavior. Having a code of ethics is a way to communicate the values, principles, expectations of organization or other group of people and provide a general guide to what constitute acceptable behavior। तो अल्टीमेटली वो यही कहना चाहते हैं कि किसको हम एक्सेप्टेबल बिहेवियर बोलते हैं, जो कि हमेशा सही होना चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स कुछ वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए। दीज आर कॉल्ड ऑफ कोड ऑफ एथिक्स बोलते हैं हम उसको। कुछ कोड ऑफ एथिक्स जो है सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट रिक्वायर मिनिमम लेवल ऑफ एथिकल बिहेवियर। की मिनिमम लेवल ऑफ एथिकल बिहेवियर तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे हम काम की बात कर लो या अदरवाइज भी हमारी जर्नल लाइफ में, सोशल लाइफ में भी हमें कुछ ना कुछ जो है एथिकली ही बिहेव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी से गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर आप प्रोफेशनल बन जाते हो, अगर आप CFP मेंबर बन जाते हो इंस्टीट्यूट के, इन दैट केस आपको ये चीज़ें तो कंप्लाई करनी ही पड़ेंगी। तो ये कोड ऑफ एथिक्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशन। तो प्रोफेशन के रिगार्डिंग मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा बताया था प्रोफेशन क्या होता है। तो प्रोफेशन इज ग्रुप ऑफ पीपल विद स्पेसिफाइड स्किल्स एंड नॉलेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम CFA कर रहे हैं,
तो CFA का एक इंस्टीट्यूट है, उसके क्या रहते हैं आगे मेंबर्स होते हैं। तो जब आप CFA बन जाओगे, जब आफ्टर क्वालिफाइंग योर CFA आप क्या कहलाओगे, इंस्टीट्यूट के मेंबर। तो आपको एक मेंबरशिप नंबर मिल जाता है, तो आप क्या कहलाओगे, इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाओगे। तो इंस्टीट्यूट के मेंबर होने के नाते आपके क्या रहते हैं, कुछ ना कुछ आपको कंप्लायंस रहते हैं ना। तो वो यही कह रहा है कि प्रोफेशन क्या होता है। तो आप क्या कहलाओगे बेसिकली, आप तब अभी आप प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट, तो अभी तो फॉर द टाइमिंग आप क्या हो, स्टूडेंट ही हो ना, जब तक आप अपनी क्वालिफिकेशन जो है CFA कंप्लीट नहीं कर लेते। तो जब आप CFA बन जाओगे, आफ्टर दैट आप क्या कहलाओगे, प्रोफेशनल। तो जो भी आपके साथ वाले CFA हैं, आपके भाई बंधु या जो भी हैं इंस्टीट्यूट के मेंबर्स, तो सबको क्या बोला जाएगा, प्रोफेशनल्स। तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। वो यही कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल विद स्पेशलाइज्ड स्किल एंड नॉलेज हु सर्व अदर्स एंड अग्री टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद द कोड ऑफ एथिक्स। तो आप पर कोड ऑफ एथिक्स लगेंगे, आपको उन कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई करना होगा। सेकेंडली आप क्या करोगे, आपके पास नॉलेज भी है, स्किल भी है एंड दूसरों को सर्विस भी दोगे। तो दिस इज कॉल्ड प्रोफेशन। A professional code of ethics is a way for a profession to communicate to public that its members will use their knowledge। कहने का मतलब है कि अगर आप CFA क्वालिफाई कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है ना कि क्वालिफाई वही बंदा कर पाएगा जिसको नॉलेज है। ऐसे तो पेपर क्लियर करने इजी नहीं है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसा सच आपने BCom MCom की तरह ये भी एक आसानी से आपको डिग्री मिल जाएगी। ये तभी मिलेगी अगर आपको प्रॉपर नॉलेज एक्सपीरियंस है, तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाओगे ना। इसीलिए उसको बोलते हैं प्रोफेशन। नॉलेज एंड स्किल है उस बंदे के पास, जो प्रोफेशनल बनता है ऑलवेज उसके पास नॉलेज स्किल तो होती ही है, क्योंकि ये एग्जाम्स क्लियर करना एक बहुत ही आसान सी बात नहीं है कि आप ऐसे ही क्लियर कर जाओगे। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तभी इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स देगा, तभी आप क्लियर कर पाओगे। तो उसके पास नॉलेज स्किल है एंड सर्व द क्लाइंट्स इन एन ऑनेस्ट एंड एथिकल मैनर, राइट। तो उनको अच्छे से सर्व करें, किसी के साथ भी गलत तरीके से बिहेव ना करे, उसका कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए, उसने एथिकल बिहेवियर करना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोफेशन। तो इन्होंने क्या करा है अभी, रोल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स बताया है कि प्रोफेशन में क्या है। तो प्रोफेशन क्या है, आपका काम। तो आपके काम में कोड ऑफ एथिक्स का क्या रोल है। कहने का मतलब है आप CFA बन गए, आप किसी को मान लो अकाउंटेंसी सर्विस दे रहे हो, तो उसके लिए आपको जो कोड ऑफ एथिक्स फिक्स्ड हैं सभी को बीइंग अ CFA मेंबर कंप्लाई करने ही पड़ेंगे। बिहेवियर टाइप्स हो गया है जो भी है, वो कुछ रूल्स रहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम डेप्रिसिएशन के केस में जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, तो एज इट सेम हम प्रोफेशन में कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हैं। एम आई क्लियर। ये एक तरह से रूल्स रहते हैं कि आपको इन रूल्स को कंप्लाई करना है। ये कब लगते हैं, हाँ जी कब लगते हैं, क्या अगर आप ड्यूरिंग स्टडी भी लगते हैं या फिर आफ्टर बिकमिंग अ मेंबर ही लगेंगे। अभी जैसे आप परस्यू कर रहे हो CFA, तो क्या अभी से आपको ये रूल्स लगेंगे, कब से लगने स्टार्ट हो जाएंगे, कब से लगने स्टार्ट होंगे, जब आप CFA क्लियर कर लोगे। दैट मीन्स जब आप उसके मेंबर बन जाओगे, CFA बन जाओगे, तब आप पे ये सब लगेगा। एम आई क्लियर। क्योंकि जब तक कोई डॉक्टर नहीं है, जब तक वो स्टडी कर रहा है, उस पर कुछ भी नहीं लगता। बट जब उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, इन दैट केस उस टाइम से उस पर सारे रूल्स जो भी है ना अप्लीकेबल, वो लगते हैं, राइट। अगर नहीं कंप्लाई करोगे तो क्या होगा, हाँ जी नहीं कंप्लाई करोगे तो क्या होगा। आपने सुना होगा ना, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर ने कुछ गलत, मान लो किसी पेशेंट का गलत ट्रीटमेंट कर दिया, या तो कोई गलत ऑपरेशन कर दिया, तो फिर क्या होता है उसका, क्या होता है सुना होगा आपने, उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। तो हमारे साथ भी यही होता है, हमारा भी यही केस है कि हमारा जो लाइसेंस है, जो हमें मेंबरशिप नंबर मिलता है, वो हमारा कैंसिल हो जाता है इन केस हम ऐसा कुछ गलत करते हैं। तो हमें ऑलवेज इन सबको कंप्लाई करना ही पड़ेगा। वी हैव टू कंप्लाई स्ट्रिक्टली। एम आई क्लियर।
ये आपके पास ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट ने कह दिया और आपने ठीक है जी हाँ कर लिया, बट एक्चुअल में आप कर नहीं रहे, तो करना तो पड़ेगा ही। अगर नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ हो जाती है तब आपकी जो डिग्री है वो उसमें खतरा आएगा, वो खतरे में आ जाएगी। तो इसलिए सबको कंप्लाई करना ज़रूरी है। Am I clear? ओके। तो नेक्स्ट है डिस्क्राइब प्रोफेशन एंड हाउ दे एस्टैब्लिश ट्रस्ट। तो वो कह रहे हैं कि प्रोफेशन की अगर आप किसी से सर्विस ले रहे हो, मान लो आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो डॉक्टर आप पे कैसे आपको डॉक्टर पे ट्रस्ट होता है ना कि वो गलत मेडिसिन नहीं देगा। तो एज सेम हमारे प्रोफेशन में भी यही है कि जो भी हम उसको अकाउंटेंसी या कोई भी वर्क रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं तो हमारा काम बिल्कुल सही होगा, राइट। तो वो भी है ऑलवेज, ठीक है। वो क्यों है? क्योंकि हमारे पास डिग्री है CFA की। अ प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशनल ग्रुप दैट हैज रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट नॉलेज। क्योंकि CFA बनने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको लेवल 1 2 3 क्लियर करना पड़ेगा ना, तभी आप CFA बनोगे। ऐसे तो नहीं है ना कि कोई भी किसी भी बंदे ने आपको पकड़ा ली डिग्री जी हाँ जी आप CFA हो, नहीं है ना। तो आप ये पढ़ोगे अच्छे से तभी क्लियर कर पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आप रिश्वत दे के पास हो जाओगे, तो वो भी करप्शन भी नहीं चलती इन सब में। तो इसीलिए वो कहते हैं कि प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशनल ग्रुप होता है, डॉक्टर्स का, लॉयर्स का, वो एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज स्किल चाहिए होती है एंड फोकस ऑन एथिकल बिहेवियर। तो ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि एथिकल बिहेवियर क्या होता है, एंड सर्व टू द लार्जर कम्युनिटी और सोसाइटी। एडिशनली प्रोफेशन में हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होने ही चाहिए? These are the mandatory things ना। First of all, code and standards for professional behavior। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है हमारे? बेसिकली दीज आर कॉल्ड रूल्स, कि हमें ये तो कंप्लाई करने ही है। रेगुलेटरी बॉडी टू एनफोर्स रूल्स कंसर्निंग द प्रोफेशनल बिहेवियर एंड मॉनिटर द एथिकल बिहेवियर ऑफ मेंबर्स। तो रेगुलेटरी बॉडी जो हमारा इंस्टीट्यूट है जिससे हमें डिग्री मिलती है, वो जो हमें रेगुलेट करता है, हमें कंट्रोल करता है, जो भी वो कहता है हमें उसके अकॉर्डिंग तो चलना ही पड़ेगा। फोकस ऑन नीड्स ऑफ देयर क्लाइंट्स। तो बेसिकली हम अगर एज अ CFA किसी को सर्विस देते हैं तो उसकी क्लाइंट्स की नीड्स क्या रहेंगी वो देखा जाएगा कि हमारे क्लाइंट्स को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, वो चीज़ें वो भी देखनी पड़ेंगी। फोकस ऑन सर्विस टू, तो ये सब हमारी नेसेसरी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि हमारे क्लाइंट्स की हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। फोकस ऑन सर्विस टू सोसाइटी, तो मेन हमारा फोकस सर्विस पे होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं डॉक्टर का काम क्या है? पेशेंट की जान बचाना, ना कि सिर्फ उसका काम है पैसे कमाना। तो पैसे कमाने के अगर वो सोचेगा तो समटाइम्स वो इतना ज़्यादा ग्रीडी हो जाएगा कि वो कभी कभी पेशेंट को इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट के लिए चार्ज कर दे कि उसके पास नहीं होंगे पैसे, तो फिर उसकी जान भी जा सकती है ना। तो सर्विस टू सोसाइटी मोटिव होना चाहिए बीइंग अ प्रोफेशनल। प्रॉफिट अर्निंग तो ठीक है, वो अलग बात है कि आपको फीस तो मिलेगी ही, बट आपका हमेशा से मोटिव क्या होना चाहिए? सर्विस टू सोसाइटी। रिक्वायरमेंट टू पुट क्लाइंट इंटरेस्ट फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्लाइंट के इंटरेस्ट को पहले रखना चाहिए। ऐसे नहीं है कि अगर आप अपने बेनिफिट के लिए अपने क्लाइंट को नुकसान पहुंचा दो, या तो नुकसान इन द सेंस कि उसको ऐसे कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगवा दो कि क्लाइंट आपकी फीस नहीं दे रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने क्लाइंट को ऑलवेज अपनी बेस्ट सर्विस दोगे। तो ये रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट की, उसका इंटरेस्ट जो है हमेशा, क्योंकि वो सर्विस क्यों लेने आता है क्योंकि उसको आप पर ट्रस्ट है कि आप उसको अच्छे से गाइड करोगे, आप उसकी जो टैक्स सेव कर दोगे, उसकी जो अकाउंट्स है वो अच्छे से मेंटेन करोगे, तभी आता है ना। तो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है प्राइम। फोकस ऑन द रिक्वायरमेंट फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन। तो इसके लिए भी है कि आप कंटिन्यूसली अपनी जो है नॉलेज अप टू डेट रखो। वेज दैट प्रोफेशन एस्टैब्लिश ट्रस्ट इंक्लूड। तो बीइंग अ प्रोफेशनल हम अपने क्लाइंट को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि हमारा काम जो हम करके दे रहे हैं वो सही है और बिल्कुल अच्छे तरीके से करके दे रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या है? रिक्वायरिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, नॉलेज एंड स्किल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होना चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज भी होना चाहिए किसी भी काम में जो हम कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस भी चाहिए, एक्सपर्टाइज भी चाहिए एंड स्किल भी होनी चाहिए। तो प्रोफेशनल में इतना तो होता ही है मिनिमम। एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल बिहेवियर, तो ये भी आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे। मॉनिटरिंग प्रोफेशनल कंडक्ट, जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो, उसको भी आपने ऑलवेज मॉनिटर करना है। इनकरेजिंग द कंटिन्यूइंग एजुकेशन,
टू मेंटेन एंड इंक्रीज कॉम्पिटेंस। तो कंटिन्यूसली आप अप टू डेट रहो, तभी आप अपने काम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बीइंग फोकस्ड ऑन क्लाइंट नीड्स, तो क्लाइंट के नीड्स पे ध्यान रखो ऑलवेज कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, तभी आप अपने काम में अच्छे हो पाओगे कि अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को टाइमली पूरा करके दे रहे हो। मेंटरिंग एंड इंस्पायरिंग अदर्स इन द प्रोफेशन, तो उनको मेंटरशिप एंड प्रोफेशन में क्या है, इंस्पायर करना कि जो आपके कलीग्स, आपके साथ वाले बंदे हैं, इन द सेंस की जो और भी मेंबर्स है, CFA मेंबर, आप तो CFA हो ही, आपके साथ वाले जो कलीग्स हैं या तो CFA मेंबर्स हैं, उनको भी आप ऑलवेज प्रमोट करते रहो कि वो भी अच्छा ही परफॉर्म करें। तो ये आपकी ड्यूटीज़ हैं बीइंग अ प्रोफेशनल। आप तभी अपने क्लाइंट में इंटरेस्ट, क्लाइंट का जो है ट्रस्ट जीत पाओगे। एम आई क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब द नीड फॉर हाई एथिकल स्टैंडर्ड इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो क्या ज़रूरत होती है हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स की इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में? तो एथिकल स्टैंडर्ड्स क्यों होने चाहिए? अब कह रहे हैं ना एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, वो कह रहे हैं क्यों होने चाहिए, वाई दी एथिकल स्टैंडर्ड। इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल, इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल जो वर्ड यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? तो इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल का मतलब होता है यार इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल मतलब, मान लो कोई शेयर होल्डर है, तो शेयर होल्डर आपसे एडवाइस लेने आया जी मैं कौन से शेयर में इन्वेस्ट करूं, तो आप उसको एडवाइस दोगे जी हाँ जी आप इस शेयर में इन्वेस्ट करो। तो आप क्या हो, उसके इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल हो जो उसको गाइड कर रहे हो अपने क्लाइंट को। तो आपका क्लाइंट है वो क्या है, बेसिकली कंपनी का शेयर होल्डर है। उसने कंपनी में किसी भी जो है, वो कह रहे हैं इतनी सारी कंपनीज है जी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूँ शेयर्स में। तो आप उसको एडवाइस दोगे ना कि हाँ जी आप इस कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर दो, तो वही तो है आपका काम। तो इसलिए आप क्या करोगे, उसको प्रॉपरली गाइड करोगे। तो आपको क्या कहलाओगे, यू आर द इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल फॉर दैट क्लाइंट। ठीक है, investment professionals have a special responsibility because they are entrusted with the client's wealth, क्योंकि जो क्लाइंट का पैसा है उसको सही जगह पर लगवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर गलत जगह लग गया, गलत जगह मतलब शेयर डूब जाएगा इन फ्यूचर, शेयर की कॉस्ट बहुत कम होने वाली है, शेयर की वैल्यू, तो अल्टीमेटली क्लाइंट का पैसा डूब जाएगा ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लाइंट तभी आपके पास आ रहा है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है कि उसके पैसे को इस ऐसी जगह इन्वेस्ट करवाएं जहां पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। वो कैसे करवाओगे, आप अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से सोच के बताओगे, कैलकुलेशंस करके बताओगे कि किस कंपनी को बेनिफिट होने वाला है, कौन सी कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज देयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल to both protect and grow client asset make high ethical standard all the more important। तो इससे उसकी और भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस एंड मैनेजमेंट आर इंटेंजिबल प्रोडक्ट मेकिंग क्वालिटी एंड वैल्यू रिसीव्ड मोर डिफिकल्ट टू इवेल्युएट दैन टेंजिबल प्रोडक्ट्स। कहते हैं ना कि हमें क्वालिटी को मेंटेन रखना चाहिए। क्वालिटी क्या होती है, आपका टेंजिबल एसेट है क्या? नहीं है ना, ये आपका इंटेंजिबल एसेट है ना। इंटेंजिबल क्या हमें दिखाई नहीं देता, बट क्वालिटी तो क्वालिटी है, वो हमें काम से पता चलती है ना। हम किसी स्पेशली हम एक शॉप से जाकर हम कहते हैं ना कि कोई रेस्टोरेंट है वो बहुत फेमस है जी, हमने तो वहीं से फूड ऑर्डर करना है। हम क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी क्वालिटी की वजह से, उसका फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, तो क्वालिटी इज इंटेंजिबल, वो इंटेंजिबल है ना, दिख तो नहीं रही ना क्वालिटी हमें, बट उसको टेस्ट से पता चलता है कि एक्चुअल में बाकियों से अच्छा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारी जो काम है वो क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें बहुत अच्छा होना चाहिए। लाइक लैपटॉप, कंप्यूटर और रेस्टोरेंट मील, वो उन्होंने एग्जांपल दे रखी है। फॉर दिस रीजन ट्रस्ट इन इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल, तो हमारा क्या काम है, बीइंग अ इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल, हमें अपने क्लाइंट को अच्छी से अच्छी सर्विस देनी चाहिए, अच्छे से अच्छा एनालिसिस करके उसको बताना चाहिए, और इवन ग्रेटर इम्पॉर्टेंट दैन मैनी अदर बिजनेस। तो हमारा जो काम है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसको एडवाइस दे रहे हैं कि उसने जो पैसा इन्वेस्ट करा वो बेटर अच्छे तरीके से कर पाए, राइट।
तभी हमारे पास आ रहा है ना, अदरवाइज तो वो खुद ही कर लेगा, उसको भी पता है कि कंपनीज में पैसा लगाना है, कैसे लगाना है वो भी पता है। वो हमारे पास आ ही क्यों रहा है, वो पूछने के लिए आ रहा है कि कौन सी कंपनी में लगाए जिससे उसका मैक्सिमम बेनिफिट हो, राइट। तो इसलिए एथिकल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना हमारी ज़रूरत है, हमें एथिकल स्टैंडर्ड्स को तो कंप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर हम अनएथिकली बिहेव करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा काम खराब हो जाएगा ना। हम अनएथिकली काम कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हैं, हमें क्लाइंट से कोई मतलब नहीं है। हमने तो क्लाइंट से फीस ले लेनी है जी, क्लाइंट का पैसा डूबता है तो डूबी जाए। तो अल्टीमेटली क्या क्लाइंट दोबारा से आएगा, या तो वो औरों को रेफर करेगा कि आप इसके पास जाओ, नहीं करेगा ना। तो इसलिए हमें अपना काम ऑलवेज अच्छे से ही करना चाहिए, ताकि हमारा जो क्लाइंट बेस बढ़े और क्लाइंट दोबारा से हमारे पास ही आए, ठीक है। तो in addition to reducing the amount of investment, unethical behavior, providing incomplete, misleading और false information, हमने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी इन्वेस्टर को कि इस कंपनी का प्राइस बहुत बढ़ने वाला है, बट अल्टीमेटली हमें पता था कि वो ऐसा नहीं होने वाला। हमने तो फीस लेने के लिए कि क्लाइंट हमें बहुत ज़्यादा फीस दे रहा है एडवाइस की, तो इसलिए हमने वो गलत इन्फॉर्मेशन दे के उसको पैसे उस शेयर में लगवा दिए। तो अल्टीमेटली ये गलत है ना। उस टाइम तो उसको हमने मैनिपुलेट कर दिया अनएथिकली बिहेव करके, बट बाद में वो क्लाइंट हमारे पास ऑब्वियसली बात है बाद में थोड़ी ना आएगा, या तो वो रेफरेंस थोड़ी ना देगा किसी को हमारा कि हम हमसे काम करवाए। इट कैन अफेक्ट द अलोकेशन ऑफ कैपिटल, जो उसने रेज करी, मिस एलोकेशन ऑफ कैपिटल टू बिजनेस अदर देन मोस्ट पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड सोशल बेनिफिट, रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो उससे इकोनॉमी की ग्रोथ पर भी इफेक्ट होगा ऑन वेलबींग ऑफ पीपल। तो अगर वो सही जगह पैसा इन्वेस्ट करवाता इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल, तो उससे क्या होता, क्लाइंट को तो बेनिफिट होता ही, क्लाइंट का जो है शेयर का प्राइस बढ़ जाता। बट अल्टीमेटली जो पैसा लगा है तो वो पैसा किसी कंपनी में लगा है, तो कंपनी आगे कुछ ना कुछ सर्विस तो दे रही होगी ना, तो सोसाइटी का बेनिफिट कैसे होगा उससे। तो अगर कंपनी काम कर रही है तो ऑब्वियसली बात है ना कि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड ऑल द थिंग्स सब कुछ मैनेज होगा। अगर ऐसी कंपनी है जो बंद होने की कगार पे, उस पर मान लो आपने पैसा लगवा दिया, तो वो तो डूबी ही डूबी, आपका क्लाइंट भी डूब गया और उल्टा उससे कोई सोसाइटी को भी बेनिफिट नहीं हुआ। तो इसलिए अनएथिकली बिहेव नहीं करना चाहिए। एम आई क्लियर? ओके, तो आज के लिए इतना ही था, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।